नमस्कार, मैं हूं संदीप राउजी। वर्कर्स यूनिटी के इस खास शो में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील कमलेश कुमार जी। और इनका एक खास परिचय ये भी है कि दिल्ली में जो झुग्गियां हैं जिनको उजाड़ने की सरकार जब तक कोशिश करती रही है, उस मामले में ये झुग्गी वासियों की तरफ से कई मुकदमे भी लड़ते रहे हैं। कुछ मुकदमे शायद अभी भी चल रहे हैं और इन्होंने पीआईएल भी दायर की थी। अभी हालिया फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, जिसमें जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने ये आदेश दिया है कि रेलवे ट्रैक के आसपास जितनी झुग्गियां हैं, लगभग 48,000 झुग्गियां हैं, उनको 3 महीने के अंदर उजाड़ दिया जाएगा। और उसमें उन्होंने ये भी कहा है, जहां तक रिपोर्टेड खबरें हैं उसमें कहा गया है कि 3 महीने के अंदर इनको उजाड़ा जाना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात कि इसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तीसरी बात यह है कि कोई भी किसी भी कोर्ट में जाकर के इसके खिलाफ स्टे नहीं हासिल कराया जा सकता है। तो इस पूरे मसले पर हम कमलेश जी आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो फैसला आया है, इसमें लोगों में एक बस्तीवासी में भी एक ऊहापोह वाली, असमंजस वाली स्थिति है कि जब कोई राजनीतिक पार्टी नहीं इसमें हस्तक्षेप कर सकती, कोई अदालत इसमें स्टे नहीं दे सकता, तो ये किस तरह का फैसला है? देखिए, ये बात तो है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी फैसला है, उसके ऊपर कोई निचली अदालत कोई स्टे नहीं दे सकती। ये तो एक सामान्य सी बात है और इसको जजमेंट में कहने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को वैसे भी निचली अदालतों के पास ये अधिकार नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट दें या उसके खिलाफ जा कर के कोई ऑर्डर पास कर। ये तो सामान्य सी बात है, ये नॉर्मल जुडिशियल डिसिप्लिन का मामला है और इसको ऑर्डर में कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जहाँ तक विरोध का सवाल है, तो ये सभी देश के नागरिकों को किसी भी फैसले के खिलाफ उसकी आलोचना करने का पूरा अधिकार है। और ख़ास करके ऐसे मामले में जब लाखों लोगों की ज़िंदगी दांव पे लगी हुई हो, उनका रोजगार लगा हुआ हो, वो सब कुछ प्रभावित होने वाला है। मात्र 3 महीने में उनको अचानक से आप कह रहे हैं कि आपको उजाड़ दिया जाएगा, तो ये अमानवीय भी है। इस तरह का फैसला एक अमानवीय फैसला है, मैं तो कहूँगा। और ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों के भी खिलाफ है, क्योंकि दोनों ही सरकारों ने, केंद्र में भाजपा की सरकार और दिल्ली प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने, दोनों ने झुग्गी वासियों को चुनाव के दौरान ये वादे किए थे कि जहां झुग्गी वहीं मकान, इस तरह का वादा किया गया था। इसके अलावा दिल्ली में जो जमीन का मामला है सारा, वो डीडीए के अंतर्गत आता है। तो डीडीए केंद्र सरकार के अधीन है और डीडीए और दिल्ली सरकार के बीच में कई बार मीटिंगें हुई हैं कि दिल्ली में जितनी भी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं या झुग्गी झोपड़ियां हैं, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, उसको लेकर के एक नोडल एजेंसी दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, डूसुब जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसको ये जिम्मेवारी दी हुई है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों की तरफ से वो नोडल एजेंसी है, जिसकी ये जिम्मेवारी है कि जितने भी दिल्ली के अंदर झुग्गियों में लोग रहते हैं, उनको या तो आप कहीं पुनर्वासित कीजिए या फिर वो जहां हैं वहीं पे उनको डेवलप करके आप यूनिट बना करके दीजिए। ये नीति है, ये भारत सरकार की ऑफिशियल नीति है और ये दिल्ली सरकार की भी ये ऑफिशियल नीति है। तो ये जो फैसला है, इन नीतियों का भी उल्लंघन है। एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे इसी संदर्भ में कि अब चूंकि फैसला आ गया है, तो इस फैसले का कानूनी तौर पर कहां-कहां विरोध किया जा सकता है? देखिए, इस फैसले के खिलाफ एक तो रिव्यू पिटीशन फाइल किया जा सकता है और ज़रूर किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे लाखों लोगों की ज़िंदगी जुड़ी हुई है। और रिव्यू पिटीशन के बाद भी उससे आगे क्यूरेटिव पिटीशन भी फाइल करने का अधिकार है। वो ये सारे जो कानूनी जो हमारे पास अधिकार हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ही हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट को पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को खारिज कर सकती है, और ऐसा हुआ है, पूर्व में भी हुआ है। जब SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के मामले में जब उन्होंने
कुछ उसके जो अधिकार थे जिसको निरस्त करने की कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के द्वारा, और फिर जब जन दबाव हुआ तो उस फैसले को पार्लियामेंट ने पलट दिया। इसके अलावा मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी एक एक्ट है, एक्ट के तहत बहुत सारे अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को सेंटर ने मान्यता दी हुई है और उसके लिए एक डेडलाइन तय किया हुआ है। जैसे पहले ये डेडलाइन 2017 तक था कि 2017 तक ये सारे अनऑथराइज्ड जो कंस्ट्रक्शन हैं जो 2011 से पहले हुए हैं उसमें झुग्गियां भी शामिल हैं, झुग्गियों को भी शामिल किया गया प्लस और भी तरह के अनऑथराइज्ड जो कंस्ट्रक्शन है और उन सबको एक राहत दी हुई है। तो दिल्ली स्पेशल प्रोविजन एक्ट के तहत ये सारी झुग्गियां, वो सारी झुग्गी बस्तियां जो 2015 से पहले एग्जिस्टेंस में आई हैं, उनको नहीं उजाड़ा जा सकता है बिना उनको रिहेबिलिटेट किए हुए। झुग्गी बस्ती को रिलोकेट करना है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को ये बताना पड़ेगा या लैंड ओनिंग एजेंसी को ये बताना पड़ेगा कि ये जो लैंड है ये पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होना है और इसलिए हम इनको रिलोकेट करेंगे। और बिना रिलोकेट किए हुए उनको ऐसे रातों रात उजाड़ा नहीं जा सकता कि आप आज से आपका घर तोड़ दिया और आप जहां मर्जी जाओ। सवाल पैदा होता है कि एक्ट पहले बना था, दिल्ली स्पेशल प्रोविजन एक्ट आप जैसा कह रहे हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का अभी फैसला आया है, तो क्या उस एक्ट की कोई वैधता बनेगी? कोई आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं हो गया है सारे कानूनों का? और एक चीज और सवाल उठाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है वो जीने के मूल अधिकार का निषेध करता है, उसका उल्लंघन करता है, इसलिए ये गैर संवैधानिक फैसला है। इस फैसले पर कुछ सवाल उठ रहे हैं, तो इन सारे पृष्ठभूमि में और इन सारी कॉन्ट्राडिक्शन को देखते हुए आप क्या कहेंगे कि ये जो फैसला है वो पहले के मौजूदा कानूनों से, संसद के कानूनों से या संविधान में जो मूल अधिकार दिया गया है कि भाई जीने का भी आजीविका एक का मसला है, एक मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, तो इनका सब निषेध करता है क्या ये फैसला? और इस वजह से इस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है? बिल्कुल चैलेंज किया जा सकता है। और जीने का जो मौलिक अधिकार होता है किसी भी इंसान का, चाहे वो उसके पास वो अधिकार वैसे नहीं हो हासिल कि वो उस प्रॉपर्टी का मालिक हो या ना हो, लेकिन उसके जीने के अधिकार से उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। ये सबसे मूलभूत बात है और जो कि हमारा संविधान ही देता है। उसके लिए कोई अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं है, वो संविधान हमें ये अधिकार देता है, जीने का अधिकार। और हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ नागरिकों को ही नहीं, यहाँ रहने वाले तमाम लोगों को जीने का अधिकार है। तो इस टेरिटरी के अंदर, जिसे हम इंडिया कहते हैं, कोई भी व्यक्ति को जीने का अधिकार है। और यही नहीं, यहाँ पे जानवरों को भी जीने का अधिकार है, जिसको कि हमारे पार्लियामेंट के कानून प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये उसका उल्लंघन है सरासर, ये अमानवीय है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये अमानवीय फैसला है और स्पेशल प्रोविजन एक्ट के भी खिलाफ है। ये इन्होंने ये एक्ट इसीलिए बनाया और उसमें साथ में ये बात कही गई है कि ये एक टेम्पररी शील्ड है और इन सारे लोगों को जो दिल्ली का मास्टर प्लान है उसमें समाहित करने की कोशिश की जाएगी, मास्टर प्लान 2021, लेकिन वो आज तक नहीं हो पाया और अब नए मास्टर प्लान की भी बात हो रही है। तो क्या इस फैसले के बाद वो एक्ट निष्प्रभावी हो गया है? दिल्ली सरकार ने सर्वे करके 676 झुग्गियों की एक लिस्ट बनाई है और वो डूसूक के वेबसाइट पे अपलोडेड है। 676 झुग्गी बस्तियों की लिस्ट है। 676 झुग्गी बस्तियां दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हैं और अलग अलग लैंड ओनिंग एजेंसी के लैंड पे बनी हुई हैं। उसमें डिफेंस के लैंड पे भी हैं। दिल्ली कैंट में बहुत सारी झुग्गियां डिफेंस के लैंड पे बनी हुई हैं और डिफेंस एक बहुत सेंसिटिव इशू हो जाता है और उसके यहाँ अगर झुग्गियां बनी हुई हैं तो ये एक बड़ा मामला होता है। लेकिन उसके बावजूद पटियाला हाउस कोर्ट से हमें स्टे मिला हुआ है कि आप चाहे डिफेंस की हो। उन्होंने एक ये भी बताया कि हमारे पास जो है एक प्रोजेक्ट है जो पब्लिक इंटरेस्ट में है और इसके तहत हम इन झुग्गियों को हटाना चाहते हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर आपको हटाना चाहते भी हैं तब भी आपको ये जो रिहेबिलिटेशन की स्कीम है इसका उल्लंघन करके आप इनको नहीं हटा सकते। आप उनको रिहेबिलिटेट कीजिए, पैसा दीजिए। और दिल्ली सरकार ने उनसे 27 करोड़ रुपए की डिमांड की हुई है कि लैंड ओनिंग एजेंसी अगर वो पैसा देंगी
तब हम इनको दूसरी जगह रिलोकेट करेंगे। तो आप ऐसे नहीं कर सकते। और यह जो रेलवे के आसपास की जो झुग्गी कॉलोनियां हैं वो भी इस 676 की लिस्ट में शामिल है। तो अब ये बताइए कि इस फैसले को कहाँ चैलेंज किया जा सकता है? इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही पहले रिव्यू के लिए पिटीशन फाइल की जा सकती है, रिव्यू पिटीशन, जो कि 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करना होता है। और अगर रिव्यू पिटीशन में भी रिव्यू पिटीशन उसी बेंच के सामने जाती है, तो जस्टिस मिश्रा रिटायर हो गए हैं, लेकिन उस बेंच के और भी सदस्य हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस को पावर है, वो किसी भी बेंच को उस मैटर की सुनवाई के लिए असाइन कर सकते हैं। इससे पहले इन्होंने कोरोना के ही समय में लगभग 4-5 जगह की झुग्गियों को तोड़ दिया है। बहुत पुरानी झुग्गी थी यहाँ पे प्रीत विहार जो पुलिस स्टेशन है ईस्ट दिल्ली में, यमुना पार क्षेत्र में, तो वहाँ पे झुग्गी नाले पर बसी हुई थी और उन झुग्गियों को उन्होंने रातों रात तोड़ा है। और वो पक्की झुग्गियाँ थी, यानी वहाँ पे बहुत सारे लोग रिहाइश के लोग थे, वहाँ पे लोग काम करते थे घरों में जाकर के। अभी यही स्थिति हुई कि नगर निगम ने जाकर के 40 दुकानें मुर्गा मंडी के नाम से थीं गाजीपुर में, वहाँ पे उन्होंने तोड़ दिया। इसी तरह का एक मामला दिल्ली कैंट में जो आप बता रहे हैं, उसके ठीक पास में ही जो संजय वन है, वहाँ द्रोणाचार्य मेट्रो के पास में गुड़गांव का क्षेत्र वो पड़ जाता है, हालांकि बॉर्डर है। और वहाँ पे 350 झुग्गियों को उन्होंने रातों रात तोड़ दिया, जबकि वो लगभग 30-40 साल से वो झुग्गियाँ वहाँ पे लोग रहते थे। अब उनके सामने आजीविका का संकट पैदा हो गया है। तो ये जो लगातार वाक़ये हो रहे हैं, इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट भी ये कह दे कि नहीं साहब आपको रहने का अधिकार नहीं है, हक नहीं है, तो फिर जनता क्या करे, कहाँ जाएगी? देखिए, जब सारे जो कानूनी अधिकार हैं और प्रोटेक्शन हैं, वो अगर जब फेल हो जाते हैं, तो जनता के पास और कोई चारा नहीं बचता कि वो सड़कों पे आ जाए। और जो जनता ही हमारे देश में सर्वोच्च है, और उसी के पास जो है सबसे बड़ी पावर है। और उस पावर का जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक शायद इस तरह के फैसले आते रहेंगे जो कानून के विरुद्ध भी होंगे। झुग्गियों में रहने वाली आबादी करीब 30 से 40 लाख के करीब है। और इनको ये हटाने की पूरी योजना? ये पूरी योजना है, इनको यहाँ से हटाना चाहते हैं। और चूंकि ये जो पार्टियां हैं जो सत्ता में हैं, ये इनके वोट के दम पे सत्ता में आती हैं, तो इनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो डायरेक्टली इस काम को कर सकें कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से या कानून बना करके। तो ये कोर्ट को आगे लेकर के आते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मामले हुए हैं जिसमें दिल्ली से सारे इंडस्ट्री को 1997 में कुलदीप सिंह की बेंच ने फैसला दिया, और दिल्ली से हेजार्डस फैक्ट्रीज को रिमूव करने के नाम पे ज़्यादातर वर्किंग क्लास को यहाँ से रिलोकेट कर दिया गया। और रिलोकेशन से ये नहीं होता है, सबकी ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, और उनके घर के और सदस्यों का बहुत सारा कुछ समाज में जुड़ा होता है, उनका रोजगार होता है। एक आदमी अगर फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो उसके घर के और दूसरे लोग दूसरी जगहों पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनको किसी को बद्दी लेकर भेज दिया गया हिमाचल प्रदेश में। इस तरह से दूर दूर उन लोगों को रिलोकेट कर दिया गया। कोई 40 साल का 50 साल का आदमी उस जिंदगी के उस पड़ाव पे अगर कोई एक नई जगह जाकर के अपने लिए नई शुरुआत नहीं कर सकता है, तो उस समय भी इसी तरीके से लाखों लोगों को अपनी रोजी रोटी से हाथ धोना पड़ा था। और तब यहाँ पे बहुत सारे जनवादी लोगों ने इसके खिलाफ मुहिम भी चलाई। जितने भी अब 30-40 साल से हैं, तो उनके पिताजी भी यहीं पे आए, कई लोगों का जन्म यहीं पे हुआ, वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, किसी तरीके से अपना और जितने भी कानूनी कागजात हो सकते हैं, वो सब उनके पास हैं। जैसे आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, और यहाँ तक कि अब डिजिटल कार्ड, डिजिटल हेल्थ कार्ड भी इन्होंने शुरू कर दिया है। तो सारे कार्ड तो उनके पास हैं। उनके डेथ सर्टिफिकेट हैं, बर्थ सर्टिफिकेट हैं, उनके रहने का राशन बकायदा मिलता है। कई झुग्गियों में, तमाम झुग्गियों में अभी जो आम आदमी पार्टी की सरकार आई, जिसको झुग्गी वासियों ने काफ़ी सपोर्ट किया था, तो आम आदमी पार्टी जब सरकार आई तो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले, वहाँ पे उन्होंने शौचालय का निर्माण कराया। तो वहाँ पे सरकारी सुविधाएं भी हैं, स्कूल भी कहीं-कहीं स्कूल की भी व्यवस्था की गई है। तो ऐसे में अब ये सारी चीज़ें मिल करके क्या उनको एक मानवाधिकार का इश्यू नहीं बनाते हैं कि हम वहाँ पे रह रहे हैं, सालों से रह रहे हैं, और उसको मानवाधिकार आयोग में या
कहाँ पे माने इसके लिए अपील की जा सकती है, क्या किया जा सकता है? मानवाधिकार आयोग ज़्यादा से ज़्यादा सरकार से रिपोर्ट माँग सकती हैं, लेकिन हुँ, किसी कानूनी फैसले को पलट नहीं सकती हैं, समस्या ये है। और हालाँकि ये एक बहुत बड़ा मानवीय संकट है और ऐसे मामले में मानवाधिकार आयोग को वैसे खुद भी संज्ञान लेने की ज़रूरत है, हुँ, क्योंकि ये मतलब सर्वविदित है कि ये वाइडली सर्कुलेटेड डिसीजन है, जो मीडिया में काफ़ी आया है। तो मानवाधिकार आयोग ऐसे मामलों को उठा सकती है कि ये जो 2 लाख लोग हैं, इनको हुँ, कहीं न कहीं सरकार रिहैबिलिटेट करे। हुँ, लीगली वो भी ये और मोरली भी सरकार की ये ड्यूटी बनती है कि वो उनको जो बेघर हो रहे हैं लोग, उनको कोई आश्रय दे। ये जितने भी रेलवे ट्रैक के आस-पास के जो लोग हैं, हुँ, उनके लिए कानूनी रूप से तो यही है अभी मतलब जो रास्ता है वो यही है कि उनके बिहाफ़ पे एक रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल किया जाए और मानवाधिकार आयोग को भी वो अपील कर सकते हैं, उनके समक्ष जा सकते हैं और वो कह सकते हैं कि एक जो हमारी ज़िंदगी के सामने एक बड़ा सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है, उसमें ये सरकार केंद्र और राज्य सरकारों की ज़िम्मेवारी बनती है और उनके इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया जाए और उन लोगों को इस संकट से उबारा जाए। इसके अलावा जिन जिन लोगों का भी सामाजिक सरोकार बनता है, वो ऐसे समय में आज लोग जब सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय माँगने के लिए पूरी मुहिम चला रखी है सोशल मीडिया से लेकर के बाकी सभी जगहों पे। मैं तो टीवी नहीं देखता लेकिन जब भी मैं अपने घर के दरवाजे खोलता हूँ या कभी मैं नीचे उतरता हूँ तो आस-पास के लोगों के घरों से एक ही आवाज़ आती है, वो सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की बात कर रहे होते हैं, जो कि आत्महत्या या हत्या का मामला बनता है और यहाँ पे लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं। वो सारे लोगों के सामने एक संकट खड़ा हो गया है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल है या और यूएनओ के तहत भी हम इस बारे में बातचीत कर सकते हैं। यूएनओ में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि ये जो यहाँ पे लोगों को बेघर किया जा रहा है, तो और जो इनकी जो राइट टू लाइफ है, उनका जीने का अधिकार है, वो छीना जा रहा है कि एक बड़ा मामला है। तो ये सारे जो अवसर हैं वो हमारे सामने, वो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जिस केस में ये सब फैसले आए, पहले भी फैसले आए हैं और ये भी फैसला जिस केस में आया है, वो केस क्या था और उसमें कौन पक्षकार कौन-कौन हैं? एमसी मेहता ने बहुत पहले ये 1985 से ही ये मामला चल रहा था और एमसी मेहता जो कि एक बड़े वकील और पर्यावरणविद हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे मुकदमे उस समय दायर किए जब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एग्जिस्टेंस में भी नहीं था। ये पहली बार 1986 में एग्जिस्टेंस में आया। लेकिन एमसी मेहता ने बहुत सारे ऐसे मुकदमे किए जैसे कानपुर में जितनी भी टेनरीज़ थी, वो बंद कराया उन्होंने, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के नाम पे। इसके अलावा दिल्ली में सारी इंडस्ट्रीज़ जिसमें लाखों लोग जुड़े हुए थे रोज़गार के लिए, उसको बंद कराया उन्होंने। और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के नाम पे ही ये इन्होंने दिल्ली में अभी फ़िलहाल दिल्ली के आस-पास जो रेलवे ट्रैक्स हैं उसके आस-पास बसी झुग्गी बस्तियों के ऊपर ये है फैसला लागू हो रहा है। लेकिन ये आगे आने वाले दिनों में पूरे हिंदुस्तान में जितने भी रेलवे के आस-पास लोग बसे हुए हैं, उन सब के ऊपर गाज गिरनी है। और रेलवे जो है एक बहुत बड़ा लैंड ओनिंग एजेंसी है, जिसके आस-पास लोग बसते हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में। और ये रेलवे को भी जो ज़मीनें दी गई हैं, वो भी जनता से लेकर के दी गई ज़मीनें हैं, जहाँ पे लोग बसते हैं। तो ये सारे लोग प्रभावित होंगे, जो लाखों लोग हैं इसमें। इसके अंदर रेलवे एक पक्ष था, यूनियन ऑफ इंडिया एक पक्ष है और एमसी मेहता इसमें जो मेन पिटिशनर थे शुरू में 1985 उसी मसले में ये फैसला आया है। नहीं तो एमसी मेहता तो अब नहीं रहे पिटिशनर, तो उनकी इस याचिका पर कैसे सुनवाई हो रही है ऑटोमैटिकली? वो याचिका पहले से ही दायर थी और उसके तहत कुछ बीच-बीच में बहुत सारे लोग
अप्रोच करते रहे और रेलवे ने बीच में एफिडेविट फाइल किया। जैसे दिल्ली में जब ये सकूर बस्ती के पास रेलवे ने 2017 में बहुत सारी झुग्गियां रातों रात उजाड़ दी थी, तो दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उस समय स्टे ऑर्डर पास किया था और रेलवे ने कोर्ट के सामने ये कहा था कि हम इनके रिहेबिलिटेशन का खर्चा उठाएंगे और उनको कहीं दूसरी जगह हम रिहेबिलिटेट करेंगे, क्योंकि ये जगह हमें पब्लिक यूटिलिटी के लिए चाहिए। लेकिन अब दिल्ली उच्च न्यायालय की कोई औकात नहीं है सुप्रीम कोर्ट के सामने। अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया तो उस स्टे का आज कोई मायने नहीं रह जाता। और इसमें कोई झुग्गी बस्ती के लोग नहीं थे, उसको रिप्रेजेंटेटिव इसमें नहीं, इनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो रिव्यू पिटीशन जो है कोई और भी फाइल कर सकता है कि सिर्फ वैसे कानूनी रूप से तो रिव्यू पिटीशन वही फाइल कर सकता है जो, क्योंकि अभी रिसेंटली एक फैसला आया है प्रशांत भूषण के अवमानना वाले मामले में। इसमें बहुत सारे लोगों ने रिव्यू पिटीशन, दूसरे लोगों उसमें पार्टी बनना चाह रहे थे उस कंटेम्प्ट पिटीशन के अंदर। बहुत सारे देश के बुद्धिजीवियों ने एक एप्लीकेशन फाइल की थी जिसको रजिस्ट्री ने ही रिजेक्ट कर दिया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमारा पहले का ही एक फैसला है जिसके तहत कोई भी दूसरा व्यक्ति पेंडिंग पिटीशन के अंदर पार्टी नहीं बन सकता है। लेकिन जो लोग प्रभावित हैं वो, उनके पास और कोई इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो एक रिव्यू पिटीशन फाइल करें और देखते हैं कि उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कोई तकनीकी मामला अड़ा करके उसको रिजेक्ट करती है या उसके ऊपर सुनवाई करती है। इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की भी भूमिका संदिग्ध है कि उसने सही तरीके से चीजों को रखा नहीं। दरअसल केंद्र सरकार की ये जिम्मेवारी थी कोर्ट के समक्ष ये बात कहने की कि ये, क्योंकि केंद्र सरकार इन सभी लोगों की जिंदगी को प्रोटेक्ट करने का जो असली जिसके ऊपर जिम्मेवारी है वो सरकार की बनती है। आर्टिकल 32 में कोर्ट को ये पावर है, सुओ मोटो भी ऐसे मामलों को उठा सकती है। लेकिन जब कोर्ट खुद ही इस तरह के फैसले दे रही है तो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि वो उसके समक्ष ये पक्ष रखते कि इसमें लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल है और हम रातों रात उनको हम कहाँ फेंकेंगे, कहाँ लेकर जाएंगे। ये सवाल तो केंद्र सरकार को रखना चाहिए था। रेलवे तो लैंड ओनिंग एजेंसी, वो चाहेगा कि उसकी ज़मीनें खाली हो जाए। इससे पहले 2017 की सर्दियों में एक मामला आया था, जो दिल्ली में सकूर बस्ती एक जगह है, उसके आसपास रेलवे का पूरा एक गोदाम है और वहाँ पे बहुत सारे लोग रेलवे में जो मालगाड़ियाँ जाती हैं उसके अंदर सीमेंट की बहुत सारी साल्ट बने हुए हैं, वहाँ पे उनको शिफ्ट करने का, उन पे सामान ढोने का, इस तरह का काम है। तो उससे जुड़े हुए बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं। काफ़ी बड़ी झुग्गी बस्ती है वहाँ पे। तो वहाँ पे कुछ झुग्गियों को अचानक तोड़ दिया गया था उस समय रेलवे के लोगों के द्वारा। तो उस मसले को लेकर के दिल्ली के कांग्रेस के नेता अजय माकन ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल दायर की थी और उस पीआईएल की सुनवाई के दौरान जस्टिस मुरलीधर की खंडपीठ ने फैसला दिया था। तत्काल उस पर रोक लगा दी गई थी और जिन लोगों की झुग्गियां तोड़ी गई थी उनको इमीडिएटली राहत पहुंचाने के लिए भी दिल्ली सरकार को निर्देश दिया गया था। वो उस पर बाद में फाइनल डिसीजन भी आया है और उसमें बहुत सारे गाइडलाइन दिए हैं जस्टिस मुरलीधर ने और उसमें राइट टू लाइफ के सवाल को उन्होंने रेखांकित किया है। अब उस समय रेलवे ने यही कहा कोर्ट के सामने कि हम अगर अब इनको खाली कराएंगे तो इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए जो दिल्ली अर्बन सेक्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड कार्रवाई करेगा और उसका जो भी खर्चा होगा हम उसको वहन करेंगे। तो इसके रिपरकर्शन, अगर ये फैसला होता है और झुग्गियां उजड़ जाती हैं, तो इसके रिपरकर्शन क्या हो सकते हैं भविष्य में? ये एक नजीर बन जाएगा ये कानून और पूरे देश में क्या ऐसा हो सकता है कि तमाम जगह इस नजीर को दिखा करके झुग्गियों को खाली कराया जाए, लोगों को उनकी जमीनों से बेदखल किया जाए? देखिए, मैंने अभी कोर्ट का पूरे फैसले को पढ़ा नहीं है कि उन्होंने किस आधार पे इसको कहा है खाली करने के लिए। वो क्या इसमें कोई आसपास की सेफ्टी, लोगों की सेफ्टी को मुद्दा बनाया गया है या सिर्फ ये कह करके कि, क्योंकि ये एक मुफ्त फैसला दिया ना कि सारी जगहों पे रेलवे ट्रैक के पास जो दिल्ली के अंदर है वो बस्तियों को हटा दिया जाए।
यहाँ वो मामला नहीं है कि कोई पब्लिक यूटिलिटी के लिए रेलवे ने अप्रोच किया कोर्ट को कि मुझे ये जगह चाहिए पब्लिक यूटिलिटी के लिए, यहाँ पे ये पब्लिक प्रोजेक्ट बनाया जाना है, इसलिए हमें ये झुग्गियाँ खाली चाहिए। ऐसा भी कोई नहीं है। ये तो एक यूनिफॉर्म तरीके से सारी झुग्गियों को, सारी बस्तियों को जो रेलवे के आसपास हैं उनको हटा देने का फैसला दे दिया। तो ये ऐसा कोई लॉजिकल नहीं लगता है, मतलब, और सेफ्टी का भी कोई मामला नहीं है। कई बार बहुत सारे फैसले कोर्ट के ऐसे आते हैं कि पक्ष किसी और का लिया जा रहा होता है, बातें कुछ और कही जा रही होती हैं और उसके नाम पे फैसला अल्टीमेटली कुछ और दे दिया जाता है। जैसे कि प्रदूषण के नाम पे यहाँ पे फैक्ट्रियाँ हटा दी गई, ये कहते हुए कि लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। राइट टू लाइफ का मामला उस फैसले में भी आया था कि साफ हवा और पानी का जो अधिकार है वो राइट टू लाइफ के अंदर आता है और इसलिए दिल्ली वासी डिजर्व करते हैं कि उनको स्वच्छ हवा मिले। इसमें भी इस तरह के ऐसे बहुत सारे फैसले आते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि लोगों की सेफ्टी का सवाल है, रेलवे ट्रैक के आसपास लोग बसते हैं, उसमें बच्चे की जान को खतरा होता है। इस तरह के बातें कह करके और लास्ट में फैसला ये दे दिया जाए कि उनको यहाँ से हटा दिया जाए। हटा दीजिए। चलिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी। हम लोग इसी तरह से ये जो झुग्गियों का मसला है इस पे तमाम कानूनी पहलू को लेकर के हम लोग बात करेंगे और आप लोग बने रहिए वर्कर्स यूनिटी के वेबसाइट पर, फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर। फिर मिलते हैं किसी अन्य मुद्दे के साथ। नमस्कार।